गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था गिजू भाई, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गिजू भाई के अनुसार उनका शिक्षा दर्शन, उनके अनुसार पाठ्यक्रम, उनके अनुसार शिक्षण विधियाँ इत्यादि का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। गिजू भाई के अनुसार अध्यापक। तो अध्यापक के बारे में इन्होंने जो कहा है, उन्होंने उनकी जो पुस्तक है दिवा स्वप्न, उसमें उन्होंने शिक्षक के बारे में बात कही कि ये गुण शिक्षक में होने चाहिए। वो कौन कौन से गुण हैं, जिसमें सबसे पहला गुण आता है कि शिक्षक समर्पण भावना से कार्य करे। आप ये देख लो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनका ये कहना है कि समर्पण भावना से कार्य करे। शिक्षक जब तक समर्पण भावना से कार्य नहीं करेगा, केवल एक ड्यूटी मानकर अपना कार्य करेगा, सिर्फ ये मान के करेगा कि हाँ मुझे इस बात का वेतन मिलता है और मुझे क्लास में जाना है और अपना पीरियड लेना है, तो इससे कभी भी मनोवांछित फल नहीं मिल सकता। कभी भी छात्र का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं होगा जब तक उसमें समर्पण की भावना नहीं होगी। उसको केवल अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी नहीं समझना चाहिए, या पैसे के लोभ के लिए, पैसे के लिए नहीं उसे ये कार्य करना चाहिए, बल्कि उसे खुद को बच्चों का भविष्य निर्माता समझना चाहिए। जब तक उसके अंदर ये गुण, जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हाँ इन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, तब तक कभी भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वैसी नहीं होगी जैसी अपेक्षित है। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षक को मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मविश्वास युक्त होना चाहिए। आप ये देखो कि ये माना गया है कि शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो आप ये देखो कि जब शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है तो शिक्षक का, वो छात्र का विकास करने वाला यानी शिक्षक, जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो बालक का वैसा विकास कैसे कर पाएगा। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उसे हर तरह की समस्याओं का सामना करते हुए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आत्मविश्वास युक्त होना चाहिए। यानी कैसी भी परिस्थिति आए उसका वो डट कर सामना कर पाए। उसका एक कारण और है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो अपने टीचर का अनुकरण करते हैं। जैसा शिक्षक होता है छात्र वैसा बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें ये गुण होंगे, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, आत्मविश्वास होगा और हर तरह की परिस्थितियों का डट कर सामना करने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है छात्र भी उससे ये गुण सीखेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि उसको अपने अंदर ऐसा गुण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह अपने को बच्चों के सम्मुख आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सके। जाहिर सी बात है, मैंने अभी जैसे कहा, और इसके पहले भी हम लोगों ने कई दर्शन और कई जो शिक्षा शास्त्री हैं उनको पढ़ा, तो मैक्सिमम ने यही कहा कि शिक्षक एक आदर्श रूप में होना चाहिए। यानी कि जो हम अपेक्षा करते हैं कि छात्र में ये गुण आए, तो पहले शिक्षक को उन गुणों का प्रदर्शन छात्र के सामने करना चाहिए। अब यहाँ प्रदर्शन दिखावे के रूप में नहीं, वो वास्तविक रूप में वैसा होना चाहिए, उसमें वो गुण ये होने ही चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षक के गुण। इसके बाद इन्होंने अनुशासन के बारे में कहा कि मतलब अनुशासन को तो इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, लेकिन इनका ये अनुशासन, कठोर अनुशासन की बात इन्होंने नहीं कही, बल्कि इनका कहना है कि विद्यालय में जो बालक को पर्यावरण दिया जाए वो प्रेम और सहानुभूति का वातावरण दिया जाए। जैसे कोई छोटे बच्चे को हम परिवार में माता पिता उसको प्यार और सहानुभूतिपूर्ण रखते हैं, उसी तरह से विद्यालय में भी यही वातावरण होना चाहिए, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विद्यालय का वातावरण इस तरह का हो कि बालक स्वयं अनुशासित रहने में आत्मसुख अनुभव करे। जाहिर सी बात है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, आदर्शवाद में भी पढ़ा था हम लोगों ने, और इन्होंने भी इस बात को कहा कि मतलब विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक खुद उसमें अनुशासित रहने में आत्मसुख अनुभव करे, यानी वो खुद से ये अनुशासित रहना चाहे। इसके अलावा एक और जो इन्होंने शिक्षक में अनुशासन में के लिए इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक मनोविज्ञान का जितना अधिक जानकार होगा वह उतना ही सफलतापूर्वक बालकों को अनुशासन सिखा सकेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि अनुशासन कभी भी, ये ज़्यादातर शिक्षा शास्त्री मानते हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा ये सिद्ध है कि जो दंडात्मक अनुशासन होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कई तरह का अनुशासन पढ़े, जैसे आत्मानुशासन, स्वानुशासन,
सामाजिक अनुशासन, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। तो आप ये देखो विभिन्न तरह के अनुशासन हम लोगों ने पढ़े, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो अनुशासन का वास्तविक स्वरूप होता है वो यही है कि बालक जब खुद से अनुशासित रहना चाहे, वो वास्तविक यानी स्वानुशासन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप ये देखो कि चूँकि हर जो एक ही व्यक्ति होता है तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। मतलब एक व्यवहार बालक भिन्न भिन्न कर सकता है। जैसे हम लोगों ने कक्षा में कई बार इसका उदाहरण दिया कि जैसे कक्षा में कुछ छात्र रोज़ लेट आते हैं, तो ये जो उनका विशिष्ट व्यवहार है, मान लीजिए 3 या 4 बच्चे मान लीजिए वो लेट आते हैं, जब क्लास शुरू हो जाती है उसके बाद आते हैं, तो आप ये देखो कि ये जो अलग अलग बच्चे हैं, यानी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी योग्यता, क्षमता, रुचियाँ और परिस्थितियाँ सब कुछ अलग अलग हैं। तो अब ये 4 बच्चे अगर लेट आते हैं तो इन चारों बच्चों के लेट होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे रोज़ लेट आना पसंद ही है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, वो जब वो कक्षा में आता है और टीचर रोज़ उसे वही घिसी पिटी बातें कहता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, मतलब उसको एक तरह का सुख अनुभव होता है। उसको मतलब उसकी चूँकि पर्सनालिटी ही अलग टाइप की है, उसे इस तरह ही मतलब लाइमलाइट में रहना पसंद है। तो अगर आप ये देखो तो उसका ये कारण हो सकता है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि उसकी माँ या किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत खराब रहती हो और वो उसे घरेलू काम भी कुछ घरेलू कामों में हाथ बटाना पड़ता हो और इस वजह से उसे विद्यालय आने में लेट हो सकता है। एक बालक ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो और उसे सुबह कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे थोड़ी बहुत पैसे की अर्निंग हो, जैसे दूध बांटना या पेपर बांटना वगैरह। तो अगर आप ये देखो कि इस तरह के कार्य करके, तो आपने देखा कि परिस्थिति मतलब समस्या एक है, लेकिन उस समस्या के प्रेरण कारण जो अलग हैं, प्रेरक कारण जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है, जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो वो इन असली प्रेरक कारकों को पहचान कर उस समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। अगर सोचिए, जैसे मैंने अभी 4 बच्चों का उदाहरण जो दिया, अगर सबको समान दंड दिया जाए तो इससे क्या होगा? जो जानबूझ के मान लीजिए अनुशासनहीनता करता है, जानबूझ के वो विद्यालय में लेट आता है, तो उसको तो कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने मनोविज्ञान में पिछली कक्षा में या पिछली सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब कि जब हम अनुशासन दें भी तो हम ये हमेशा अनुशासन देते समय ये हमेशा याद रखें, दंड देते समय ये याद रखें कि छात्र कौन सा हमारा जो निर्णय है या कौन सा जो हम दंड दे रहे हैं वो छात्र के लिए कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तो काम नहीं करेगा। मतलब निगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करे तो वो तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम तो नहीं करेगा। मान लीजिए अगर हम वो जो बच्चा जानबूझकर लेट आता है विद्यालय, उसको अगर हमने कह दिया कि तुम क्लास से बाहर जाओ, और उसको वो तो इसीलिए आया ही है क्योंकि वो पढ़ने नहीं आया, उसको घूमना टहलना और यही सब करने आया है, तो ये उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। तो कहने का आशय ये है कि अगर हमें मनोविज्ञान का ज्ञान हो अच्छा, तो हम ये देखें कि कौन से बच्चे को कौन सा कार्य हम कहें जिससे उसे अनुशासन का अनुभव हो या वो अनुशासन में रहना चाहे। तो जाहिर सी बात है, अगर उस जो छात्र जानबूझ के लेट आता है, अगर हम उसको कह दें कि कक्षा से बाहर जाओ, तो उसके लिए तो ये तो चांदी हो गई ना। मतलब वो जाके बाहर जाके बढ़िया घूमेगा टहलेगा, क्योंकि वो पढ़ने आया ही नहीं। जबकि जो पढ़ने आए हैं छात्र और अन्य किसी कारण बस अगर लेट आए हैं, तो हमें उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें उस हिसाब से जो भी दंड देना है उस हिसाब से देना है। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम बालक को समझ नहीं पाएंगे, बालक की परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे और उसके का जो विशिष्ट व्यवहार है उसको नहीं समझ पाएंगे। और जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम उसको अनुशासित भी नहीं रख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई छात्र कोई अनुशासनहीनता करता है, तो आप ये देखिए कि उसके कुछ, जाहिर सी बात है कोई भी छात्र है, कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो कोई ना कोई तो रीज़न उसका होता ही है ना। तो कोई विशिष्ट व्यवहार करता है
तो जाहिर सी बात है उसका रीज़न है। तो जब हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो हम उन कारणों की जांच करेंगे, कारणों की पहचान करेंगे और उसकी समस्या का निवारण करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक सफल अध्यापक बालकों के व्यवहार में उनके असली प्रेरण कारकों का पता लगाएगा और इसके बाद सहानुभूतिपूर्वक पूर्वक व्यवहार से स्वाभाविक ढंग से आवश्यक व्यवहार में रूपांतर करेगा। अब आप जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो एक सफल अध्यापक होगा वो उसके उस विशिष्ट व्यवहार के प्रेरक कारणों, यानी जो उस कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, जो कारक उसको मोटिवेट कर रहे हैं वो अनुशासनहीनता करने के का, तो जाहिर सी बात है जो वो व्यवहार कर रहा है उसके असली प्रेरक कारकों को हम पहचानेंगे और उसके बाद सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से, मतलब कठोर दंड की बात नहीं इन्होंने कही, सहानुभूतिपूर्वक, क्योंकि वो बालक है और बालक को सही गलत का भी विभेदीकरण करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम उस कारण का पता लगाएंगे और इसके बाद हम उस कारण का निवारण करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे गिरजू भाई एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।